हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। तारीख है 5 जुलाई और काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के ट्यूटोरियल पोर्शंस जो आपके हिंदू में आए हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 2 डेज़ में आपके इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर वगैरह रहे उसको मैंने बता दिया था, लेकिन वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी। खैर कोई नहीं, आज का देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कमिंग डेज़ में आपको डेली मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपको दिख रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या है, किससे रिलेटेड? आपका क्लाइमेट से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिटोरियल पोर्शन में, ठीक है। क्या है? द शेप ऑफ अ 5 ईयर क्लाइमेट एजेंडा फॉर इंडिया। कितना बड़ा आज के समय इशू चल ही रहा है क्लाइमेट चेंज, तो इसके लिए आपके देखिए अलग अलग आपके क्या होते रहते हैं, समिट्स होती रहती हैं दुनिया भर में, या इंडिया खुद अपना देखो प्लान बनाता है, एक प्रोग्राम बनाता है कि नेक्स्ट 5 ईयर 2 ईयर कोई योजना वगैरह लेके आना है। यानी हमें कितना ज़्यादा जो क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं उसको कम करने के लिए, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या हमारी योजनाएं होंगी, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे लिखा गया है ये आर्टिकल भाई वैभव चतुर्वेदी, काफ़ी बड़े आपका देखिए सीनियर फेलो हैं एट द काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। तो इनका ही मानना है द न्यू गवर्नमेंट एम्स टू स्केल अप क्लाइमेट एक्शन अफेक्टिंग एवरी मिनिस्ट्री एंड सेक्टर एंड स्ट्रक्चरिंग इंडियाज इकोनॉमिक पाथ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। जो हमारा पाथ होगा, जो हमारा आगे हर एक चीज़ का जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा वो सस्टेनेबली हमें आगे बढ़ना होगा और सबको इसमें क्या होना होगा, पार्ट भी लेना होगा। हर एक मिनिस्ट्री, चाहे वो देखा जाए तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, कोल मिनिस्ट्री हो, मतलब हर एक मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं वो जुड़ा होगा क्लाइमेट से। ऐसा नहीं कि किसी एक ही मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भैया बाकी लोग अपना गलत काम करते रहिए, एक तो भार संभालेगा नहीं, तो सबका योगदान होना भी ज़रूरी है। अपना जो आपको लेना होगा क्लाइमेटिक एक्शन प्लान जो आप निर्धारित करोगे उसमें सबका भागीदारी होना ज़रूरी है। इंडिया हैज़ मेड नोटेबल प्रोग्रेस ओवर द पास्ट डिकेड transitioning from hesitant participant to a bold leader in a global क्लाइमेट एक्शन। अभी हाल ही में देखे होंगे, पिछले कुछ सालों में आप जरूर देखे होंगे, जो हमारा पार्टिसिपेशन है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है या खुद इंडिया विद इन बाउंड्री हो, वहां पे हम एक पार्टिसिपेंट के रूप में जाया करते थे, बस शामिल हो गए, उतना बड़ा रोल हमारा नहीं होता था। लेकिन अब हम एक तरीके से ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, होस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी समिट्स होस्ट करते हैं, और जो अगर बड़े बड़े समिट्स आपके होते भी हैं, दुनिया भर के देश वहाँ शामिल होते हैं, तो हमारा भी वहाँ पे एक बड़ा रोल होता है। अभी देखिए आपका COP28 की जो बैठक हुई दुबई में, वहाँ पर भी देखिए मोदी जी का बड़ा योगदान रहा। वहाँ पे सबने प्लेस किया, शपथ खाई, सबने प्रतिज्ञा किया कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको हम 3 गुना तक बढ़ा देंगे। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं और यहाँ पे इंडिया भी बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले कर रहा है। और क्या क्या अचीवमेंट्स वगैरह की, अचीवमेंट्स इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यहाँ पे देखिए कई सारी कंट्रीज इसके क्या हैं, मेंबर हैं, और सबसे बड़ी बात है इसका जो हेडक्वार्टर भी है आपका, वो कहाँ पे है, आपके गुरुग्राम में, इंडिया में ही है। और इंटरनेशनल लेवल का क्या है, इंस्टीट्यूशन है। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसका मतलब कि हम ज़्यादा देख रहे हैं, इसके प्रति क्या है, सीरियस भी हैं, ठीक है। कोलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो ये आपका काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा जो क्लाइमेट का हमारा एजेंडा है उसको बेहतर बनाने में, ठीक है। इंडिया हैज सेट एम्बिशियस टारगेट्स, क्या है कि 2070 तक हम क्या कर लेंगे, नेट जीरो एमिशन का टारगेट हम अचीव करेंगे, और उसके साथ साथ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो ये 2 बड़े गोल हैं यहाँ पे, जो कि हम उसके लिए पूरी तरीके से क्या हैं, आगे बढ़ रहे हैं पूरा करने के लिए। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स एन इंडियन एमिशन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट फॉर 30 to 40 ईयर्स। और क्या क्या है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर बेस्ड ऑन क्या मंत्र के साथ, कि गो हायर, गो वाइडर, गो डीपर। ये हमारा मंत्र होगा, और एक सस्टेनेबिलिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, ग्लोबल लीडरशिप के फॉर्म में हम अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। और यहाँ पे भारत का एम क्या होगा, टू होस्ट मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट की जो समिट्स होंगी उनको हम लीड करेंगे, होस्ट करेंगे, और सिक्योर कमिटमेंट्स ऑन द
adaptation finance and no new investment in oil and gas post 2030। 2030 के बाद हम इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ही नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरीके से हम क्या आ जाएंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के प्रति अपना काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लीडरशिप एम है। सेक्टोरल एमिशन टारगेट क्या होने वाला है, इंडिया प्लान्स टू ब्रॉडन टारगेट बियॉन्ड द पावर सेक्टर इंक्लूडिंग प्राइवेट मोबिलिटी स्पेस एंड सब नेशनल क्लाइमेट एक्शन विल बी एम्फसाइज्ड होगा विद द गवर्नमेंट सपोर्टिंग स्टेट लेवल नेट जीरो प्लान्स थ्रू साइंटिफिक मॉडलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तरीके भी बदले जाएंगे, साइंटिफिक वे होगा, सारी चीज़ों के साथ हम बेहतर एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ग्रुप इज प्रपोज टू क्या है, इंसेंटिवाइज एंड बेटर कोऑर्डिनेट स्टेट लेवल क्लाइमेट एक्शन विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑटोनॉमी। ठीक है, सबका यहाँ पे रोल होगा और सब क्या करेंगे, एक साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एजेंडा भाई सबका, ऐसा तो है नहीं सेंटर काम करेगा या स्टेट काम करेगा, तो यहाँ सबको एक साथ अकोमोडेट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट इज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानना डेटा। इस डेटा से भी आपको यहाँ पे जो दिया गया है कंप्यूटर लिटरेसी से थोड़ा आपको पता चलेगा कि अच्छा भी हम काफ़ी पीछे हैं। रिलेटेड टू किससे है, कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया नीड्स अ रिबूट, यानी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। रिबूट मतलब जी स्टार्ट करो और परसेंटेज आपको यहाँ पे बेहतर देखने को मिले, जो काफ़ी कम है। 2015 में ही हमने देखिए डिजिटल इंडिया का नारा लगा दिया था कि हम देखोगे हर एक क्षेत्र में डिजिटाइज होंगे, डिजिटल एजुकेशन हमें हासिल करना होगा, जिससे देखा जाए तो चाहे ट्रांजैक्शन हो चाहे मैनुअल एक्टिविटी को छोड़ के हम टेक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे डेटा आपके सामने है। कंप्यूटर लिटरेसी इज क्रूशियल एज क्रिटिकल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट फंक्शंस हैव बिकम डिजिटल। यहाँ पे आप हर जगह आप जाओगे, बैंकिंग भी पूरा डिजिटलाइज हो गया, मैनुअल वे में उतना नहीं है। हेल्थ केयर सेक्टर, गवर्नमेंट, मतलब जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, जितने भी आपके जोन्स हैं, सब देखो डिजिटलाइज हो गया। वहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, टेक का ज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल डेटा देखेंगे तो काफ़ी कम यहाँ पे आपको नजर आएगा। इंडियन गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया कैंपेनिंग था 2015 में लॉन्च हुआ है, सब स्ट्रैटेजी के प्लस करंट अफेयर दोनों आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसका एम क्या था, टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। ठीक है, जो हमारा देश है, हमारी सोसाइटी है, उसको क्या करेंगे, डिजिटली एम्पावर्ड करेंगे कि उनको हर चीज़ का ज्ञान हो, चाहे जो भी डिजिटल फॉर्म में हो। ऐसा नहीं कि हमें भैया नहीं आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेटा है एनएसएस का 70th राउंड ऑफ द मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे का डेटा जो आया है, इस रिपोर्ट में पता चला है कि कंप्यूटर लिटरेसी रेट ऑफ 24.7% अमंग इंडिविजुअल एज बिटवीन 15 एंड एबव, यानी 15 या उससे ज्यादा की एज के लोगों के बीच अगर पूरा सर्वे किया जाए तो कंप्यूटर लिटरेसी रेट 24.7% ही है पूरे देश भर में। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1/4। ठीक है, तो चिंताजनक है, जिस हिसाब से हमें जरूरत है। और देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन कंप्यूटर लिटरेसी। कहां पे, रूरल और अर्बन में आप देखोगे, रूरल एरिया में ये बढ़ा है 11% से 18% हो गया है, जबकि अर्बन एरिया में आप देखोगे 34% से बढ़ के 39% हो गया है। तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस रेशियो में, जिस पेस में चाहिए, उसमें हमें रिजल्ट यहां देखने को नहीं मिल रहा, काफी कम है। ठीक है, यंगर डेमोग्राफिक है हायर कंप्यूटर लिटरेसी रेट, जो कि पीकिंग एट 45.9% फॉर एज 20 से 24 साल के बीच इतना परसेंट है, बट इट शार्पली डिक्लाइन हुआ है। जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें 4.4% आपका डाउन भी हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स आर एविडेंट। केरला में देखा जाए तो 72% लिटरेसी रेट है। ठीक है, अमंग 22 to 39 ईयर्स के लोग, और जबकि आसाम में वही 17.6%। ठीक है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या रीजंस है बिहाइंड दिस। ठीक है, तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिफाइड टीचर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू वाइड स्प्रेड कंप्यूटर लिटरेसी। भाई टीचर ही सब कुछ आपके लिए आगे मेंटर के रूप में काम करेगा, गाइडेंस आपको देगा, तो वही लैक हो रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल्स वगैरह हैं तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, या कोई बताने वाला नहीं है भी तो अच्छे तरीके से क्वालिफाइड नहीं है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी लैक कर रही हैं, उतना बेहतर परसेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। अ लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी एग्जर्बेट्स सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बाय रिस्ट्रिक्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, आप पीछे रहेंगे कंप्यूटर के नॉलेज में, तो आप क्या हो जाएंगे,
यहाँ पर भी आपको बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। अब समाज में कुछ लोग होंगे जिन भाई पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल स्ट्रांग होंगे, कंप्यूटर का नॉलेज होगा, फ़ोन का नॉलेज होगा, मोबाइल चलाने का नॉलेज होगा। पता चला आप पीछे रह गए, नहीं पता, तो जवानी के साथ, समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप चलेंगे तो आगे सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव नहीं कि ऐसा नहीं आता तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज आप लैक नहीं कर पाओगे। अगर कोई जॉब, देखो आज के जगह, हर जगह कोई जॉब वैकेंसी कुछ लिख रही है तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है, मैंडेटरी है, आना चाहिए आपको। टाइपिंग आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, क्योंकि कहीं आपको काम भी मिल गया, छोटा सा काम भी मिल गया, चलिए इंट्रीज करिए, कौन क्या आया, कब कहाँ गया, कैसे क्या खर्चा पानी आपको, तब कंप्यूटर चलाना तो एटलीस्ट आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। फोकस एफर्ट्स आर नीडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी योजनाएं देखो चलाई जाती हैं। स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कई सारे कंप्यूटर नॉलेज के प्रोग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी, इन सबको मिलके जो ये गैप यहाँ पे दिख रहा है उसको हमें भरना होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज बनाना होगा। तो ये सब इसका मेन जो आर्टिकल था, इसमें सारी बातें थी। आगे यहाँ पे आप देखेंगे म्यांमार की पॉलिसी, जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है, कि क्या शुड इंडिया रिवाइव इट्स म्यांमार पॉलिसी इन व्यू ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो अक्सर यहाँ पे कई सारे गुट वगैरह हैं, ठीक है। एक मिलिट्री गुट है, सुनता का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ की जो आपका गवर्नमेंट वगैरह है, तो अक्सर इनके बीच क्लैसेस वगैरह चलते रहते हैं। अभी यही चल रहा है, एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ईओस कहा जाता है, एंड द मिलिट्री जुंता इन म्यांमार हैड लेड टू बी अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। तो यहाँ पे भारत से उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें हस्तक्षेप करे, ठीक है, इंटरफेयर करे और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लोगों के भले के बारे में भी सोचे। तो एक्सपर्ट से ही आग्रह कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं इंडिया टू रिव्यू इट्स म्यांमार पॉलिसी, सजेस्टिंग दैट नीड फॉर डायलॉग विद ईओस टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, लोगों को सुरक्षा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाए ड्यू टू इंडियाज ओन इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द रीजन। जो चाइना का प्रभाव है, जो रिफ्यूजी वगैरह का आना जाना रहता है, तो इस बेसिस पे किसी को दिक्कत, तकलीफ, परेशानी ना हो, एक मानवतावादी रवैया अपनाए, ना कि जस्ट उल्टा इसका इनह्यूमन तरीके से ना करें। इंडिया ट्रेडिशनल पॉलिसी, हमारी शुरू की पॉलिसी रही है कि म्यांमार को हमने एक अच्छे पड़ोसी, अच्छे देश के रूप में अपना एक मित्र समझा है, ऑन गुड रिलेशन विद द मिलिट्री जनता एंड सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक फोर्सेस। नाउ अब क्या जरूरत है, नीड्स आर रिव्यू करने की जरूरत है ड्यू टू द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्टेलमेट इन म्यांमार, ठीक है। इनके बीच यहाँ पे स्थिति नाजुक बनी हुई इनकी वजह से, तो उस पर भी हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसमें जितना संभव हो सके इंटरफेयर कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए, सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप देखोगे बड़े देश हो, आपके पास सारे सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं। स्टेबिलिटी इन म्यांमार इज एसेंशियल फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारी जो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी जो ईस्टर्न, आपके यहाँ पे देखिए जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे हैं, तो एक हमारी पॉलिसी रही है कि इनके साथ अच्छा संबंध, अच्छा व्यवहार बना के रखें हर एक मुद्दों पर, ठीक है, पीसफुल्ली, सिक्योरिटी, हर तरीके से बायलैटरल रिलेशन, तो वो गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। जो हमारा ये मेन पॉलिसी है वो बचा रहे, उसको मेंटेन करके रखना है, बैलेंस बना के रखना है। इंडिया चाइना को भी पूरी तरीके से, यहाँ पे चाइना भी इंटरफेयर वगैरह करता रहता, तो वो सब सारी चीज़ों को सुरक्षित बना के रखना है। प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन द India Myanmar border areas is seen as non-controversial way of intervention to gain Myanmar's गुडविल। जो हम अगर यहाँ पे मदद करेंगे, इंटरफेयर करेंगे उनके हस्तक्षेप में, तो एक तरीके से हमारे लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि आप भाई किसी का साथ और सहयोग देंगे तो अच्छा ही होगा। देयर आर सजेशन फॉर इंडिया टू इंगेज विद म्यांमार नेबर्स सच एज थाईलैंड हो गए, पड़ोसी जो देश है, ठीक है, बांग्लादेश, लाओस, चाइना, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन म्यांमार। सबको साथ में यहाँ पे देखा जाए तो पड़ोसी होने के नाते यहाँ पे क्या करना होगा, स्टेबिलिटी को क्रिएट करना होगा। डायलॉग, बातचीत करिए। फेडरल स्ट्रक्चर विद म्यांमार शुड इन्वॉल्व इंडिया एज बाल्कनाइजेशन ऑफ म्यांमार कैन हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडिया, ठीक है। इंडिया शुड यूटिलाइज इट्स लेवरेज विद म्यांमार्स मिलिट्री टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन एंड कन्वे द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द रीजनल स्टेबिलिटी। भाई हमारे एकदम पड़ोसी है, ठीक है, तो हमारा जो इसका साथ होगा, जो हम इंटरवेन करेंगे, सारी चीज़ें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे साथ देंगे, ठीक है। तो हर तरीके से यहाँ पे हमारा जो इनके साथ लगाव है, जो सारा हमारा इनके साथ क्या है इंपॉर्टेंस है साथ में जुड़ने का, वो बना रहेगा और वो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही आर्टिकल में सब सारी बातें की गई, ठीक है।
बाकी नेक्स्ट इज व्हाट वेंट रॉन्ग विद द हज पिलग्रिमेज दिस ईयर। आप देखे होंगे हर साल लाखों की संख्या में हज यात्री जाते हैं, ठीक है, हज का यात्रा करने सऊदीया में। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है, वीज़ा हो गया, मतलब जितनी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो गई, ठीक है। जो सऊदी अरेबिया जो आपकी कंट्री है तो भी लिमिटेड वीज़ा भी देती है लोगों को, ठीक है, इतने ही लोग ही आ सकते हैं। अगर सबको इनवाइट कर दिया जाए तो भाई पूरा एकदम भर जाएंगे, तो देखते हैं कई सारी दिक्कतें हो सकती है। भी देखिए जो बाबा आपके फर्जी बाबा भोले बाबा 80,000 की व्यवस्था थी, 2.5 लाख लोग पहुंच गए, भगदड़ हुई, देखो कितने लोग मारे गए। तो वही स्थिति यहाँ पे देखने को कहीं कहीं मिल रही है, ठीक है। तो हर साल लगभग देखा जाए तो लोग 2 लाख 1.5 लाख का यहाँ पे व्यवस्था की जाती है कि इतने लोग आएंगे मक्का हज के लिए। 1300 लोग मारे गए, किन वजहों से देखा जाए तो एक्सट्रीम हीट इन सऊदी अरेबिया, गर्मी की वजह से। हर एक देश से संबंधित थे, कुछ किसने 300 400 इजिप्ट से, मतलब हर एक कंट्री से 200 400 लोग यहाँ पे मारे गए। तो रीज़न क्या रहा, तो आपको पता ही है कि जो हज पिलग्रिमेज होते हैं, एसेंशियल रिचुअल्स है, आपका जाना मस्ट होता है। जो थोड़ा इकोनॉमिकली फिजिकली जिनके पास पैसे हैं, शरीर साथ दे रहा है तो जाते हैं हज वगैरह पे। लेकिन पैसे वगैरह देखा जाए से 3 से 4 लाख रुपए के बीच खर्चा आता है, इतना आसान भी नहीं है जाना, ठीक है। तो लोग जाते हैं, तो यहाँ पे वीज़ा वगैरह भी इनके द्वारा देखिए 1.8 लाख वीज़ा यहाँ पे अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया। लेकिन वहां पे पहुंच गए उससे ज्यादा 2 लाख से ज्यादा 2 मिलियन, 1.8 मिलियन किया गया, लगभग 18 लाख 20 लाख प्लस लोग पहुंच जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जितना व्यवस्था है, जितना आप देखोगे अलाउ है आना, उससे ज़्यादा आप पहुंचोगे तो आप तो भाई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बाकी वो जो लोग गैर एक तरीके से पहुंच रहे हैं, अनऑथराइज तरीके से पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए न देखो कहीं रुकने की व्यवस्था होगी, न जाने की, भीड़ भाड़ में और परेशान होना। और उसमें से देखा जाए जो जितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो मारे गए लोग हैं, उसमें 83% वर एमंग अनऑथराइज पिलग्रिम्स थे हु लैक्ड नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड सपोर्ट, ठीक है। आप देखोगे सुरक्षा व्यवस्था के साथ जाया जाता है ना, तो वो जिनके पास वो सुरक्षा नहीं थी, प्रिकॉशन सपोर्ट नहीं थे, वो मारे गए। लंबा लंबा दूरी चलना पड़ता है, कई कई किलोमीटर गर्मियों में, तो आपके पास कोई व्यवस्था कोई सुरक्षा रहेगा नहीं, तो आप फिर गड़बड़ होगा ही, मारे जाओगे। अनऑथराइज पिलग्रिम्स ऑफन कम फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, ये कहाँ से रहे हैं अनऑथराइज, ठीक है, बिना बताए बिना किसी वीज़ा के चले आ रहे होंगे इधर उधर से, ठीक है। तो ये कौन से हैं, नेबरिंग कंट्रीज के हैं, जैसे कि आप देखोगे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो यहाँ से किसी तरीके से छुप छुपा के आते हैं और बचते हैं कि इतना पैसा कहाँ है, 3-4 लाख रुपए, किसी तरीके से घुस जाओ, तो घुस गए तो चलो ठीक है, फिर इधर उधर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपको जान से हाथ गंवानी पड़ी। तो इलीगल एंट्रेंस फेस सीवियर हार्डशिप ड्यू टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज, वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ये काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है और हाई टेम्परेचर होता है विदाउट हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये सब सुविधाएं आपको मिलेंगी नहीं, अगर तबीयत खराब होगी, पड़े रह गए, कोई आपका इलाज नहीं किया तो आप मारे जाओगे, ठीक है। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन, बहुत सारे मेजर्स वगैरह भी किए गए हैं वहाँ के सऊदीया के अथॉरिटीज़ के द्वारा। बट यहाँ पे आप देखोगे जब आपके जो रोड वगैरह हैं उनको चौड़ीकरण किया गया है, मतलब आसानी से लोग जाएँ, कंजेस्टेड ना रहें, ठीक है। जो फ्लोर्स वगैरह हैं मक्का में आपके हरम के पास, तो ये सब सारी चीज़ें बेहतर बनाई गई हैं उस यात्रियों की सुविधा के लिए। तो लेकिन वही है कि जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे, उतनी व्यवस्था नहीं रहेगी, तो फिर दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। तो सोच समझ के जाना चाहिए, भीड़ भाड़ को इग्नोर करना चाहिए, और बाकी आपकी श्रद्धा है उसको कौन रोक सकता है, ठीक है। तो आई होप काफ़ी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो इतना पढ़िए। बाकी और भी जो खबरें हैं उनको भी देखिए, अदर्स एडिटोरियल्स भी एक आध दो बचे होंगे, उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा नहीं इसलिए मैंने नहीं चर्चा किया। लेकिन एक बार आप पेपर जरूर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस का भी हाईलाइटेड वर्जन दे दिया हूँ, उसको भी आप देखते रहिए, पढ़े लीजिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो उसमें मैंने हाईलाइट किया हो, सब आप अच्छे से पढ़िए। बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मिलती रहें, आपके एडिटोरियल्स पोर्शंस को यहाँ पे एनालिसिस करता रहूँ। और भी लाइव क्लासेस होंगी तो और अच्छा लगेगा। देखिए लाइव क्लासेस एक वीक के अंदर में आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, तो सुबह ही हम लोग कर लेंगे, तो सारी चीज़ें आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए। आईकॉन्टा के साथ कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं, तो फाइनली इनरोल कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।